Hello students of class 8, I am Malik sir. I am going to continue the lesson conservation of plants and animals, right? The study I had discussed about the causes of the loss of biodiversity. Today I am going to discuss about the flora and fauna, right? So all the different kinds of plants living in their natural surroundings are called the flora of that place. कहने का मतलब है एक ही जगह पर, है ना, तो एक ही जगह पर मिलने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जहाँ आप रहते हैं उसके सराउंडिंग में जितने भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में जो रह रहे हैं वो उस एरिया का फ्लोरा कहलाता है. ठीक है, आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसके चारों ओर जो प्लांट लाइफ है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, तो उस एरिया का वो क्या कहलाएगा, फ्लोरा कहलाता है. ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन देयर नेचुरल सराउंडिंग, जो एक ही पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जितने भी नेचुरल सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, एक ही एरिया में अपने नेचुरल सराउंडिंग में रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं सभी उस एरिया के फौना कहलाते हैं. ठीक है, और ये दोनों मिलकर टुगेदर द फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए प्लेस फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट प्लेस. तो उस जगह का ये दोनों मिलकर फ्लोरा और फौना दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है, तो एक चीज आपने देखा कि ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं या इंटर डिपेंडेंट है, सभी एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर होते हैं अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए. अगर इसमें किसी भी कंपोनेंट अगर इफेक्टेड होता है, ठीक है, एनी चेंज अगर वन कंपोनेंट में अफेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स, अगर एक कंपोनेंट भी अगर उसमें से डिस्टर्ब होता है तो उसका असर जो है पूरे कंपोनेंट्स के ऊपर पड़ता है. इसीलिए जरूरी है कि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें. अगर हम अपने सर्वाइवल की चिंता है और चाहते हैं कि जो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस है ना, जो कि जरूरी है हम लोगों के सर्वाइवल के लिए, तो ये इंश्योर करना पड़ेगा हम लोगों को कि ये अवेलेबिलिटी जो है बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले जो जरूरी चीजें हमको हमेशा मिलते रहें, तो हमको उसको कंजर्व करना पड़ेगा अपने लिए भी और साथ में आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, है ना, उनको भी ये चीज मिलता रहे. ठीक है, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, सरकार भी प्रयासरत है और कुछ नॉन गवर्नमेंट बॉडीज जिसको एनजीओ भी कहते हैं, चाहे नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, ठीक है, वो लगातार इसमें इन्वॉल्व हैं और प्रोग्राम भी चलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम, ताकि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके. बहुत सारे नियम कानून भी बनाए गए हैं, फॉर्मिंग लॉज टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ उसको और क्षय होने से बचाएं, डिप्लीट होने से बचाएं और उनको कैसे कंजर्व करें इनके बारे में. एंड पॉपुलराइजिंग अवेयरनेस, और लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना, है ना, उनको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस को बताना, क्यों हमको कंजर्व करना चाहिए अपनी बायोडाइवर्सिटी को, इसके बारे में, है ना, लोगों को जागरूक करते रहना. एक इंटरनेशनल बॉडी है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसको IUCN कहते हैं. ये इंटरनेशनल बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करता है. और अब इसका नाम थोड़ा सा बदल गया, नाउ नोन एज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WCU. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इज एन इम्पॉर्टेंट बॉडी टू स्टडी एंड एसेस. ये क्या करता है, स्टडी करता है, अध्ययन करता है और एसेस मूल्यांकन करता है कि ग्लोबल कंजर्वेशन जो है स्टेटस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स स्पीसीज का क्या स्थिति है, घट रहा है, बढ़ रहा है ना, इन सब चीजों के बारे में. और ये रेगुलरली अपने रिपोर्ट को छापता रहता है. IUCN मेंटेन्स ए कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नोन एज द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज. और ये उसके आधार पर एक वो लिस्ट बनाता है जिसमें ये
दिखाता है कि कौन से स्पीसीज हैं, चाहे प्लांट्स के हों चाहे एनिमल के, वो खतरे के दौर से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो ये IUCN, द मेन एम ऑफ द IUCN रेड लिस्ट इज टू फोकस। जो IUCN रेड लिस्ट है, इसका मतलब ये इसका मेन जो एम है, लक्ष्य है, वो है फोकस करना। अटेंशन ऑफ कंजर्वेशनिस्ट टुवर्ड्स स्पीसीज, जो संरक्षणविद हैं, जो संरक्षण के काम में लगे हुए हैं, उनको बताना कि स्पीसीज के बारे में दैट आर अंडर थ्रेट, कि ये जो स्पीसीज हैं खतरे के दौर से गुजर रहे हैं और बिकम एक्सटिंक्ट। अगर इनको नहीं बचाया गया, कंजर्व किया गया, तो आने वाले समय में ये स्पीसीज हमारे बीच से गायब हो सकते हैं। ठीक है, और जब वो समझेंगे जो संरक्षण के काम में लगे हुए हैं, तो फिर उनके ऊपर ध्यान देंगे, है ना। तो ऑल द स्पीसीज आर क्लासिफाइड इनटू 9 ग्रुप। सारे स्पीसीज को 9 ग्रुप में बांटा गया है। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं, इसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन जो किया गया ग्रुप में वो आधारित है। जैसे कि प्रेजेंट एंड पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अभी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है और पास्ट में जो बीते हुए समय में क्या डिस्ट्रीब्यूशन था, उसके आधार पे घटा है, बढ़ा है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। एनिमल के नंबर्स के बारे में, प्लांट्स के नंबर के बारे में। इन ए गिवन एरिया में द डिक्लाइन इन देयर नंबर, अगर उनके नंबर में अगर डिक्लाइन होता है, कमी आती है कुछ समय में, तो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका पहले था उसके आधार पर। तो पहला है कि एक्सटिंक्ट, जो गायब हो चुके हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जो बिल्कुल खतरे के, क्रिटिकली मतलब बहुत ही वो प्रोबेबल है कि आने वाले समय में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ नियर थ्रेटेंड है, नज़दीक भविष्य में उनके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। एक है ना, एक है डाटा डिफिशिएंट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वो जंगल से गायब हो चुके हैं। वनरेबल, जो खतरे के दौर से हैं। लिस्ट कंसर्न, जिनके ऊपर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक ठाक है उनका नंबर। नॉट इवैल्यूएटेड, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको इवैल्यूएशन में अभी नहीं लिया गया है। ठीक है, तो जैसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज की बात करें, इसमें से एक पहला भी हम आपको बता रहे हैं, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर नॉट फाउंड नाउ। अब प्लांट या एनिमल्स के ऐसे स्पीसीज, ऐसे प्रजातियां जो अब हमारे बीच में नहीं है, या अर्थ पर अब उनका एग्जिस्टेंस नहीं है ना, उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज के दायरे में रखते हैं। जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स ह्यूज डायनासोर्स लिव्ड ऑन द अर्थ। करोड़ों साल पहले वो आपको डायनासोर्स रहते थे, लेकिन आज के दौर में वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट जीव हो गए। तो साइंटिस्ट बिलीव, वैज्ञानिक है ये इस बात विश्वास करते हैं कि दैट आवर अर्थ cooled suddenly and the dinosaurs could not adjust to the sudden changes। जो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि वातावरण में कुछ ऐसे बदलाव हुए होंगे और इतना ठंडा हो गया होगा जिसको वो डायनासोर का जो प्रजाति था उसको बर्दाश्त नहीं कर, उस चेंजेस में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया होगा और इस तरह से वो सारे मर गए होंगे। सो ऑल ऑफ देम डाइड एंड नाउ हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो सारे के सारे मर गए, तो उनकी प्रजाति ही पृथ्वी से खत्म हो गई, अब वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ठीक है, देयर आर सेवरल अदर थ्योरीज, और भी कुछ कुछ सिद्धांत हैं इसके पीछे, ऑल्सो रिगार्डिंग द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स, है ना। जैसे जो डोडो बर्ड है आपका, है ना, जो किताबों में मिलता है, अर्थ पे से गायब हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। द डोडो बर्ड बिकम एक्सटिंक्ट मेनली ड्यू टू द हंटिंग फॉर फूड। उसका फूड के लिए ज़्यादा शिकार किया जाने लगा, तो इस तरह से वो धीरे धीरे उसकी प्रजाति खत्म हो गई। नीलगिरी हॉली एंड क्राइपैनेसी आर प्लांट्स हैं फ्रॉम इंडिया विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली, जो हाल फिलहाल में वो अर्थ से गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। व्हेन ए स्पीसीज नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जब कोई स्पीसीज नो लॉन्गर, जब अपने नेचुरल हैबिटेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एंड इज नोन एज ओनली टू सर्वाइव इन कैप्टिविटी लाइक जू, या फिर उनका सर्वाइवल कहाँ है, वो सिर्फ मतलब अपने सराउंडिंग, नेचुरल सराउंडिंग में नहीं मिल रहे हैं, वो सिर्फ अब कहाँ मिल रहे हैं, चिड़ियाघरों में मिल रहे हैं, जहाँ पर उनको बंधक बना के रखा जाता है। तो ऐसे एनिमल को इट इज सेड टू बी एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब वो जंगल से समाप्त हो गए, जंगल में वो उनका
एग्जिस्टेंस नहीं रहा। उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? बंदीगिरी में, जू में, जहाँ पर उनको पिंजरे में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड एक ऐसा डक जिसका हेड जो है पिंक कलर का होता है, एंड द चीता या फिर चीता हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड फ्रॉम आवर कंट्री, हमारे जंगल में से ये गायब हो चुके हैं, अब जंगल में ये नहीं मिलते हैं दोनों, है ना। तो आज के लिए इतने ही, कल बाकी के पॉइंट्स को मैं पढ़ाऊंगा, है ना। इतना पढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।